जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 10 यानी कि मैट्रिक के छात्रों का 9 फरवरी को होने वाले साइंस यानी कि विज्ञान के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जो आपसे छात्रों के लिए बहुत ही वीवीआई है। और दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि सोशल साइंस का जो मैंने वीडियो आप लोगों को दिया था, तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भिड़े थे। तो इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें दिए गए सभी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। और दोस्तों, इसमें आपका जो पहला वीवीआई प्रश्न पूछा गया है वह है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। और यहां पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है आधी, दोगुनी, तिगुनी या फिर चौथाई। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा आधी। दोस्तों, ये जो गोलीय दर्पण है इसका जो सूत्र होता है वो होता है F बराबर R/2 यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है। तो दोस्तों, यहां पर जो बताया गया है, कहा गया है, इसके अनुसार आपका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है F पर, बी अनंत पर, सी पर और डी सी से आगे। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सी पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी कि सी पर रखी जाती है तब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब भी सी पर बनता है, जो वास्तविक, उल्टा और समान आकार का होता है। इसका दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि वाहनों के अग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर परवलयिक दर्पण। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण प्रकाश को समांतर किरणों में परावर्तित करता है, जिससे प्रकाश दूर तक जाता है, इसीलिए वाहनों के हेडलाइट में इसका उपयोग होता है। इसका दोस्तों चौथा प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, यहां पर जो -15 सेंटीमीटर है तो इसमें दर्पण या लेंस क्या है, दोनों अवतल हैं, दोनों उत्तल हैं। दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल है या फिर दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि दर्पण उत्तल तथा लेंस उत्तल है। और इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि नई संकेत परंपरा के अनुसार अवतल दर्पण और उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जो आप लोग यहां पर देख सकते हैं फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, यानी कि ऋणात्मक है, इसीलिए दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा। इसका दोस्तों आपका पांचवा प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक है क्या। तो यहां पर दिया गया मीटर, डायोप्टर, सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, डायोप्टर। लेंस की क्षमता मीटर में, इसका SI मात्रक जो है डायोप्टर यानी कि डी होता है। इसका छठा प्रश्न है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है क्या। कॉर्निया, परितारिका, पुतली या फिर दृष्टिपटल। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि दृष्टिपटल। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना यानी कि दृष्टिपटल पर बनता है। रेटिना को दृष्टिपटल भी कहते हैं हिंदी में। इसका दोस्तों सातवां प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। पुतली, कॉर्निया, परितारिका या फिर रेटिना। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परितारिका। परितारिका यानी कि आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करती है, जिससे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। इसका दोस्तों आठवां प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो देख रहे हैं अवतल लेंस। और वहीं दोस्तों जो दूर दृष्टि दोष होता है तो उसको किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि विभवांतर का SI मात्रक है क्या। तो यहां पर ऑप्शन दिया गया वोल्ट, अवतल लेंस, कूलाम, बेलनाकार लेंस। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये वोल्ट। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, तो होता है वोल्ट। इसका दोस्तों दसवां प्रश्न है कि निम्न में कौन पार्श्व कर्म में संयोजित किया जाता है। एमीटर को, ओम को या फिर गैल्वेनोमीटर को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये एमीटर को। एमीटर को परिपथ में पार्श्व कर्म में यानी कि सीरियस में जोड़ा जाता है ताकि वह धारा को माप सके।
इसका दोस्तों अगला प्रश्न है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है क्या? परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। धातु के चालक में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। इसका दोस्तों आपका 12वां प्रश्न है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? दक्षिण की ओर, पूरब की ओर, अधोमुखी या फिर ऊपरी मुखी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधोमुखी। फ्लेमिंग के बाम हाथ के नियम के अनुसार धारा जो है या धन आवेश की गति पश्चिम की ओर है और बल उत्तर की ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र नीचे यानी कि अधोमुखी दिशा में होगा। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसका दोस्तों T2H2 प्लस O2 ये दोनों मिलकर के क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? 2H2O है ना। किस प्रकार की अभिक्रिया है इसमें? तो यहां पर जो आप लोग देख रहे हैं संयोजन, वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, संयोजन। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और यहां पर भी इस फॉर्मूला में जो दिया गया है 2H2 प्लस O2 प्रोडक्ट 2H2O, इसी तरह का यानी कि संयोजन अभिक्रिया है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? हम लोग जो चिप्स खरीदते हैं, कुरकुरे इत्यादि, तो उसमें देखिएगा कि पैकेट में गैस भरा हुआ रहता है और अंदर में मात्र 5-10 ग्राम जो है उसमें चिप्स रहता है। तो उसमें कौन सा गैस भरी रहती है? तो यहाँ पर दिया गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि ऑक्सीकरण न हो और चिप्स कुरकुरे रहे, यानी कि वो जो है पूरा खास्ता बने रहे, यानी कि वो बसते नहीं। इसका दोस्तों 15वां प्रश्न है कि निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? HCl, H2SO4, HNO3, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर जो आपका तीनों ऑप्शन दिया गया है ए, बी और सी, तो ये तीनों ऑप्शन आपका नहीं है, गलत है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। HCl, H2SO4 और HNO3 तीनों ही प्रबल अम्ल हैं, इसीलिए सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इसका दोस्तों इस तरह से अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर के 15 प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। इसके बाद आपका 16वां प्रश्न है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर दिया गया है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंटासिड। अपच यानी कि कहा जाए तो जब कोई आदमी खाता है खाना और पचता नहीं तो उसको अपच कहते हैं। और अपच अधिक अम्ल बनने के कारण होता है और एंटासिड अतिरिक्त अम्ल को निष्क्रिय करता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका दोस्तों 17वां प्रश्न है कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा तथा अन्य खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है जिससे उनका स्वाद खट्टा होता है। इसका दोस्तों 18वां प्रश्न है कि सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सोल्डर। ये जो सोल्डर है, सोल्डर सीसा और टीन की मिश्र धातु है जिसका उपयोग धातुओं को जोड़ने में किया जाता है। समझ रहे हैं? ये जो सोल्डर है, सोल्डर सीसा और टीन की मिश्र धातु है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि एक या धातु जिसमें चमक होती है क्या होगा? कोयला, आयोडीन, सल्फर या ब्रोमीन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। ये जो अधातु है लेकिन क्या होती है? इसमें चमक होती है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? यहाँ पर जो दिया गया है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CnHO2n-2। ठीक है। इसका दोस्तों इसमें जो आप लोगों को बता दें कि एल्काइन में एक त्रिबंध होता है, इसीलिए इसका सामान्य सूत्र ये है। ठीक है। इसका तो आपका 21वां प्रश्न है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह है कौन? यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है तो इसमें सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि -COOH। ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता नहीं है बल्कि इसमें उसका प्रयोग किया जाता है। जो कुल मिलाकर के हम लोग देखें कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर
और भी जल है, इसके बाद साथ ही साथ जो पेड़ पौधे भोजन को बनाने में प्रयोग करते हैं, क्लोरोफिल है, सूरज का प्रकाश है, तो ये सब जो है प्रयोग किया जाता है, उसी में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। लेकिन प्रोडक्ट इसका कौन है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज है, समझ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि पौधे में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है फ्लोएम के द्वारा, समझ रहे हैं, जड़ से लेके ऊपर पत्तों तक, टहनियों तक। और इसके बारे में बता दें कि फ्लोएम द्वारा पौधे में भोजन का परिवहन होता है, जबकि जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है, समझ रहे हैं। फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है और जाइलम के द्वारा जल का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, कितना? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। मछली का हृदय 2 कोष्ठों का, यानी कि एक अलिंद और एक नीले का बना होता है। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करती है या करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, इंसुलिन। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है और इसकी कमी से मधुमेह यानी कि क्या हो जाता है? आप लोगों को पता होगा, जिसको मधुमेह होता है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? शुगर, है कि नहीं? शुगर ये होता है। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी। समझ रहे हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि मटर के दाने के बराबर होती है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? मुकुलन, बहुखंडन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग, क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुखंडन के द्वारा। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन के द्वारा जनन होता है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मानव मादा में निषेचन कहां पर होता है? मानव मादा में निषेचन कहां पर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि फैलोपियन थैली में। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसका उत्तर याद रखिएगा। मानव मादा में निषेचन सामान्यतः फैलोपियन नली यानी कि अंडवाहिनी में होता है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि एक पुरुष में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो पुरुषों में X और Y होता है, महिलाओं में X और X होता है, समझ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि XY। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? O2, NH3, CO2 या फिर N2? सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो उत्तर होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है और ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, CO2 सही होगा। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 10 यानी कि मैट्रिक के छात्रों का 9 फरवरी को होने वाले विज्ञान साइंस के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 30 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। और दोस्तों इसके बाद आपका और भी VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को इस YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा, तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि सोशल साइंस में आपका जो सब्जेक्टिव प्रश्न थे और ऑब्जेक्टिव, तो उसमें हमारे बताए हुए बहुत सारे प्रश्न भिड़े थे। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।